अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। ठीक है। ये आपसे डेट भी पूछी जाएगी कि एफआईए एक्ट जो था ये कब बना। तो एफआईए एक्ट जो था ये 1974 में बना था। सबसे पहले जब भी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई अथॉरिटी बनाई जाती है तो सबसे पहले उसका क्या किया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रेगुलेशन बनाए जाते हैं। ठीक है। उनके तहत उस इदारे को चलाया जाता है। फिर जब 1974 में इसका एक्ट बना तो उसके बाद ये अथॉरिटी कब बनी थी? ये अथॉरिटी बनी थी 13 जनवरी 1975 वाले दिन ये अथॉरिटी बनी थी। ठीक है। जब ये अथॉरिटी बनी थी तो फिर ये भी सवाल पूछा जाता है तब गवर्नमेंट किसकी थी? जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट थी। किसकी गवर्नमेंट थी? जुल्फकार अली भुट्टो की थी। 13 जनवरी 1975 को 1975 वाले दिन आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो थी वो बन गई। तो फिर यहां से सवाल पूछा जाता है कि फर्स्ट डीजी कौन था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ये जो एजेंसी होती है ना, इनके हमेशा डीजीज होते हैं मोस्टली। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका जो फर्स्ट डीजी था उसका नाम था एम वाई और रई। ये एम वाई और रई का जो फुल नेम था एम वाई, इसका मतलब था मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ और रई जो था ये फर्स्ट डीजी था जी किसका? एफआईए का। ये भी एमसीक्यूज बनता है कि हु वाज द फर्स्ट डीजी ऑफ एफआईए। तो एम वाई और रई जो थे ये फर्स्ट डीजी थे जी आपके एफआईए की। फिर कमीशन पूछेगा कि करंट डीजी कौन है। जो करंट डीजी है आपका वो डॉक्टर उस्मान अनवर है। करंट डीजी कौन है? वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब है। डॉक्टर उस्मान अनवर जो है वो फॉर्मर आईजी पंजाब पुलिस भी सर्व कर चुके हैं, डीजी एफआईए बनने से पहले। ठीक है। उसके बाद ये जो एफआईए एक्ट है इसके टोटल सेक्शन कितने हैं? ये भी एमसीक्यू बनेगा। इसके टोटल सेक्शन जो है वो 10 है। और शेड्यूल, इसमें एक शेड्यूल है जिसके अंदर 117 जो है वो शेड्यूल्स लॉ है। क्या है? शेड्यूल्स लॉ की तादाद कितनी है? 117 है। ठीक है। उसके बाद यही जो आपकी एफ आई ए है ये कुछ लिस्ट ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है स्पेशल एंड जनरल लॉ पे काम करती है। वो कौन कौन से लॉ है वो भी करवा देता हूं। स्पेशल एंड जनरल लॉ वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे ये काम करती है जनाब फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 पे। नंबर 2 ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, वो भी इनके अंडर है, ये उस पे भी काम करते। फिर तीसरे नंबर पे इनके पास एंटी टेररिज्म एक्ट। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ये जो है दहशतगर्दी के मुकदमात 1997 वाला वो भी ये दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद इनके पास आ जाती है जी बैंकर बुक एविडेंस। बैंकर बुक्स एविडेंस जितने भी बैंकों के अगेंस्ट होते हैं, कोई करप्शन का हो गया, कोई आपका बैंक फ्रॉड का केस होगा, फॉर्जरी का होगा, वो भी ये देखते हैं। तो ये जो बैंकर बुक एविडेंस एक्ट है ये एक्ट है जनाब 1891, वो भी आपकी एफ आई ए दी। उसके बाद ये जनाब आपकी बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962, 1962, वो भी कौन देखती है? वो भी आपकी एफ आई ए जो है उसको देखती है। उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन
बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, वो भी आपकी एफआईए देखती है। ठीक है। फिर आपका कॉपीराइट ऑर्डिनेंस, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962, वो भी आपका एफआईए देख रही है। उसके बाद कस्टम एक्ट 1962, वो भी एफआईए के पास है। उसके बाद ड्रग्स, हालांकि ड्रग्स अलग है, लेकिन कुछ जो आपके एयरपोर्ट और बाकी जो है ट्रेनिटी, वहां पे एफआईए के अंडर है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये 1910 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910, ये भी जो है आपका कौन देख रही है, ये आपकी एफआईए देख रही है। उसके बाद आपका जनाब, आगे देखते हैं। आगे आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस 2002, ये भी कौन देख रही है, ये भी एफआईए देख रही है। उसके बाद इमिग्रेशन इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, वो कौन देख रही है, वो भी एफआईए देख रही है। उसके बाद एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, वो भी कौन देख रही है, वो भी एफआईए देख रही है। उसके बाद आपका एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908, वो भी कौन देख रही है, वो भी एफआईए देख रही है। फिर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001, उस पे भी एफआईए काम कर रही है। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, वो भी किसके अंडर है, एफआईए के अंडर है। उसके बाद फॉरनर एक्ट 1946, वो भी किसके अंडर है, एफआईए के अंडर है। उसके बाद हाई ट्रीजन पुनिशमेंट एक्ट 1973, वो किन के अंडर है, वो भी आपकी जनाब एफआईए के अंडर है। ठीक है। ये कुछ हैं जी आपके एक्ट और ऑर्डिनेंस जो आपके इनके अंडर है। उसके बाद आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान 2012। उसके बाद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस क्रिमिनल मैटर एक्ट 2020, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2000। उसके बाद ऑफेंस एंड रिस्पेक्ट ऑफ बैंक्स स्पेशल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1984, स्पेशल सीक्रेट एक्ट 1923, पाकिस्तान आर्म ऑर्डिनेंस 1965, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 1958, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996, पासपोर्ट एक्ट 1974, प्रिवेंशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज 1974, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ मिग्रेंट्स एक्ट 2018, प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014, पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट ऑर्डिनेंस 2021। ये सारे के सारे किस्में हैं, ये एफआईए के अंडर है। उसके बाद कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017। उसके बाद टेलीग्राफ एक्ट
1885 टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ, ठीक है, एक्ट 2022। उसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 2010। ये जनाब जो एक्ट है ये स्पेशल एंड जनरल लॉज कहलाते हैं। इनको कौन देख रही, इनको आपकी FIA देख रही, ठीक है। अब हम आते हैं जनाब FIA एक्ट के पास, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट। इसके टोटल 10 सेक्शन। कितने सेक्शन है जी? 10 सेक्शन है, याद रखिएगा। सबसे पहले सेक्शन में शॉर्ट टाइटल है एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 जो है ये डेफिनेशन है। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी है। सेक्शन 4 सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सेक्शन 5 पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी। 5.1 certain officers of agency deemed to be public prosecutor. Section 6 power to amend the schedule. Section 7 delegation of power. Section 8 indemnity. Section 9 power to make a rule। और 10 जो है वो रिपील का है। उसके बाद आपके शेड्यूल्स है, वो मैंने आपको बता दिया था कि शेड्यूल्स ला 117 है, ठीक है, जो सेक्शन अप्लाई किए जाते हैं। मैंने जर्नल्स एंड स्पेशल्स जो लॉज हैं वो भी बता दिए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट के टोटल सेक्शन भी बता दिए। अब वन बाय वन इनको हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जी सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड आर कमेंसमेंट। दिस एक्ट शैल मे बी अ कार्ड फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। ये जो एक्ट है ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 कहलाता है। उसके बाद सब सेक्शन 2 इट एक्सटेंड द होल पाकिस्तान। ये पूरे के पूरे पाकिस्तान पे लागू होता है। एंड आल्सो अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड रिपब्लिक सर्वेंट व्हाट एवर दे मे बी। उसके बाद ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों पे और तमाम नौकरी याफ्ता जो सर्वेंट है तमाम के तमाम के ऊपर है ये मनोअन लागू होता है, ठीक है। इट शैल केम कम इन टू फोर्स एट वर्स, ठीक है, ये हमें भी पता है। उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशन है कुछ। किस किस की डेफिनेशन है जी? एजेंसी की डेफिनेशन क्या है? एजेंसी मीन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेक्शन 3, ठीक है। कोड किसको कहते हैं? कोड मीन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 एक्ट नंबर 5 ऑफ 1898। ये भी याद रखना है, एक्ट नंबर भी याद रखना है। उसके बाद सी में वो कहता है, ये पूछ सकता है कि 2C डिफाइन किसको डिफाइन करती है, तो वो डायरेक्टर जनरल को डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन बी डील किसको डील करता है? कोड को डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन डी डील विद द, वो प्रोवेंशियल पुलिस को डील करता है। प्रोवेंशियल पुलिस मीन द पुलिस कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रोवेंशियल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट 1861 5 of the 1861 एक्ट 5 1861। इस तरह से वो आपसे MCQs पूछेगा। वो कहेगा कि सेक्शन 2E डील विद द, ये पब्लिक सर्वेंट को डील करता है। आपने पब्लिक सर्वेंट का जो ऑप्शन होगा उसको करेक्ट लगाना है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट मीन अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड एज सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड एक्ट XLV, ठीक है। ये 10 को करता है, ये 15 को और ये 5 को करता है, ठीक है। ऑफ 1860 एंड इंक्लूड एन एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉरपोरेशन और अदर बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन सेट अप कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रहेगी। उसके बाद 2F स्पेशल पुलिस। स्पेशल पुलिस से क्या मतलब है? पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूट अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस। स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा है? वो 1948। और उसका एक्ट नंबर क्या है? उसका एक्ट नंबर 8 है, ये भी याद रखना है। उसके बाद स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन डील करता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन G डील द स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। मीन द पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन आर अंडर अ प्रोविंशियल पुलिस इन अ प्रोविंस ऑफ द आर्टिकल 3 ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड द
प्रोविंशियल पुलिस, ठीक है। उसके बाद अमेलगामेशन ऑर्डर 1962, पीओ नंबर आई ऑफ 1962 एक्ट। उसके बाद सब सेक्शन एच टू किसको डील करता है? रूल को। रूल मीन रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे वो रूल्स कराएंगे। उसके बाद आ जाता है जी सेक्शन थ्री। सेक्शन थ्री किसको डील करता है? सेक्शन थ्री करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। सेक्शन किसको डील करता है? थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी को डील करता है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जनाब जब भी गवर्नमेंट चाहेगी, फेडरल गवर्नमेंट, तो वो जो भी फेडरल लेवल पे एजेंसी बना देगी वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहलाएगी। और उसके बाद सेक्शन थ्री का सब सेक्शन टू कहता है द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल। ये डायरेक्टर जनरल पे मुश्तमिल होगी। टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, सच अ मेंबर ऑफ अदर ऑफिसर एज द फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट टू बी मेंबर ऑफ द एजेंसी, ठीक है। और सब सेक्शन टू में किसकी बात करता है कि जनाब जो इसका डीजी होगा उसको फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करेगी, वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, ठीक है। और उसको जो स्पेसिफिक पीरियड के लिए कर रहा है वो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। सेक्शन फोर, सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। तो वो कौन है जनाब? वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसकी सुपरिटेंडेंस है और वही इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। और सब सेक्शन टू, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट द डायरेक्टर जनरल हु शैल एक्सरसाइज द रिस्पेक्ट ऑफ द एजेंसी सच ऑफ द पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861, एक्ट 5 ऑफ 1861 में भी prescribed by the रूल है, ठीक है। अब सेक्शन फोर में वो क्या कहता है? तो सेक्शन फोर में कहता है कि जनाब एजेंसी की आला निगरानी के लिए वफाकी हुकूमत के पास ये पावरें तो है, ये भी मान लिया। एजेंसी का इंतजामी अख्तियार जो है वो डायरेक्टर जनरल के पास होगा, जो कायदे के मुताबिक एजेंसी के मामलात को देखेगा। और पुलिस एक्ट के तहत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऐसे अख्तियार इस्तेमाल है करेगा जो कायदे जवाबत में है। क्या कहता है? एफआईए की मजमूई निगरानी कंट्रोल वफाकी हुकूमत के पास है। एफआईए के रोजमर्रा के इंतजामी अमूर डायरेक्टर जनरल एफआईए देखेगा। डीजी एफआईए को कायदा के मुताबिक आईजी पुलिस के भी इख्तियारात हासिल होते हैं, क्योंकि वो लेवल ही उसी का होता है, रैंक भी उसका वही होता है। और करंट जो आपका डीजी है वो ऑलरेडी पंजाब में क्या करके गया है? वो सर्व करके गया। उसके बाद सेक्शन फाइव, पावर टू द मेंबर ऑफ द एजेंसी। अब ये एमसीक्यूज बन सकता है कि सेक्शन फाइव डील विद द, तो वो किसको डील करता है? पावर टू द मेंबर ऑफ द एजेंसी को डील करता है। तो इसमें क्या है जी? सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विच द फेडरल गवर्नमेंट में टेक इन दिस बिहाफ, द मेंबर ऑफ द एजेंसी शैल द purpose of inquiry or investigation under the Act have throughout Pakistan such power, including the power relating to search or arrest of a person, seize of a property, and such duty, privilege, and liabilities of the officer of the provincial police have in relation to the investigation of offence under the code of any law for the time being in a force। वो कहता है कि जनाब जब भी फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी मेंबर को कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा? वो बंदे को पकड़ भी सकता है, वो तलाशी भी ले सकता है, वो चीज़ों को सील भी कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को बंद भी कर सकता है, बैन भी कर सकता है। किसकी मदद से? जो उस सूबे की मुतलका पुलिस होगी उसकी मदद से। उसके बाद सब सेक्शन टू, सब्जेक्ट टू रूल इफ एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी not below than the rank of sub inspector may for the purpose of any inquiry or investigation under the act exercise any of the power of an officer in charge of a police station in any area in which he is for the time being, and when so exercise such power shall be deemed to be an officer in charge of police station and discharging his function as such within the limit of his
स्टेशन। वो कहते हैं कि जब भी किसी सब इंस्पेक्टर रैंक के बंदे को कहीं पे कोई इंक्वायरी या सर्च करने की जरूरत होगी या कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत होगी, तो जो उसका पुलिस स्टेशन का दायरा कार होगा, जो उसकी लिमिट बताई जाएगी कि ये जी फॉर एग्जांपल लाहौर है या मुल्तान है, इस लाहौर के अंदर अंदर आपने रहना है, या लाहौर की किसी सिटी तहसील या आपने रायगढ़ तहसील या निश्तर तहसील के अंदर का आप सब इंस्पेक्टर और इसके आपने मामला देखने, तो वह इससे बाहर जाके नहीं देख सकेगा, बस उतने तक ही वो देखेगा। उसके बाद थ्री, विदाउट प्रिजुडिस टू द generality of the provision of subsection 1, subsection 2, any member of agency not below than the rank of sub inspector authorized by the director general in this behalf may arrest without warrant any person who has committed or against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any of the offense referred to the section I of the section 3। वो कहते हैं कि जनाब कोई बंदा जो कोई किसी एक मखसूस केस में गिल्टी होगा और सब इंस्पेक्टर के पास ऐसे शवाहिद मौजूद होंगे कि जनाब उसको पकड़ना मकसूद है, तो वो उसको बगैर एफआईआर के भी अरेस्ट कर सकता है। कि किसी बंदे के ऊपर कोई आपके पास कंकरेंट एविडेंस आ जाते हैं, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फोर, for the purpose of the exercise may be the member of the agency of the power of an offense in charge of a police station including any police, declared generally or specified for by the federal government to be a police station within the meaning of the term। अब सेक्शन सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जनाब एजेंसी के पास पावर होगी कि वो किसी भी पुलिस स्टेशन के अफिसर को इंचार्ज लगा दे। अब पुलिस स्टेशन क्या है, वो जगह जिसको वफाकी हुकूमत जो है वो मुख्तसस कर देगी कि ये जो है ये एक एफआईए का पुलिस स्टेशन है। उसके अंदर क्या होगा, एक स्टेशन हाउस अफिसर होगा जो उस एरिया के मामलात को देखेगा। उसके बाद सब सेक्शन 5, if in the opinion of a member of the agency conducting an investigation, any property which is the subject matter of the investigation is likely to be removed, transferred, or otherwise disposed of before an order of the appropriate authority for its seizure is obtained, such member may be ordered in writing direct to owner or any person who is for time being in a possession thereof not to remove, transfer, or otherwise dispose of such property in any manner except with the previous permission of that member, and such order shall be subjected to any order made by the court having jurisdiction in the manner। वो क्या कहते हैं कि जनाब इन द ओपिनियन ऑफ द मेंबर, मेंबर की ओपिनियन के बाद ऑफ द एजेंसी कंडक्टिंग अ इन्वेस्टिगेशन, एजेंसी जो है वो एक इंक्वायरी करेगी, एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर, कोई ऐसी जो है प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई तनाज़ा हो, ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज लाइकली टू बी रिमूव, ठीक है, जिस पे कोई इन्वेस्टिगेशन रिमूव हो, ट्रांसफर और अदरवाइज डिस्पोज, तो उसको या ट्रांसफर किया जा चुका हो या रिमूव किया जा चुका हो, तो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को अथॉरिटी जो है वो क्या कर सकती है, सीज कर सकती है, बंद करवा सकती है। और अगर कोई कोर्ट का उस पर आर्डर आ जाता है तो वो कोर्ट के आर्डर की वायलेशन नहीं करेंगी, या फिर वो ये करेंगी कि मुतलका कोर्ट से रजू करके उसके ऊपर कोई एक डायरेक्शन दे देंगी। 6, any controversion of an order made under Section 5 shall be punishable with the rigorous imprisonment for a term which may extend to 1 year with a fine or both। वो कहते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल ऑर्डर पास हो जाता है, जैसा कि सेक्शन सब सेक्शन 5 में बताया गया है, तो वो जो है वो काबिल सजा होगा, जिसमें 1 साल सजा के साथ जुर्माना हो सकता है। उसके बाद ये सेक्शन 7 है जी इसी का।
certain officer of the agency deemed to be public prosecutor of not standing with anything contained in any order law of the time being forced in the assistant director legal and deputy director law of the agency shall be deemed to the public prosecutor and shall be competent to the institute and conduct any proceeding in case sent up for a trial by the agency and the special court constitute under any law and the courts सबॉर्डिनेट टू द हाई। वो कहते हैं कि जनाब अथॉरिटी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होंगे, तो जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डेप्टी डायरेक्टर लीगल जो है वो क्या होंगे, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। वो अथॉरिटी को बताएंगे, अथॉरिटी को गाइड करेंगे, अगर कोई ऐसा वैसा केस आता है तो उसको टेकअप करेंगे और एज पर लॉ उस पर ट्रायल करेंगे और कोर्ट्स में पेश होकर कोर्ट्स को भी प्रॉपर गाइड करेंगे। उसके बाद सेक्शन 6 पावर टू अमेंड द शेड्यूल द फेडरल गवर्नमेंट मे बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट amend the schedule so as to add any entry thereto or modify or omit any entry there। तो जनाब पावर टू अमेंड द शेड्यूल, शेड्यूल अमेंड करने की पावर किसके पास है, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। उसके बाद सेक्शन 7 डेलीगेशन ऑफ अ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर डायरेक्टर जनरल में बी ऑर्डर इन अ राइटिंग डायरेक्ट टू ऑल or any of his power under this act or the rule shall subject to such a condition if any or may be specified in order be exercisable also any member of the agency so specified। तो जो डेलीगेशन ऑफ पावर है जनाब वो किसके पास है, वो डायरेक्टर जनरल के पास है। तो डायरेक्टर जनरल जब भी चाहेगा वो कोई ऑर्डर करके अपने जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनको क्या करेगा, उनको वो आगाह कर सकता है, उनको को वो डायरेक्शन दे सकता है। ठीक है, जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं, जितने भी आपके चारों प्रोविंस हैं, इनमें जितने भी प्रोविंशियल बने होते हैं हेडक्वार्टर, उनमें जितने भी लोग बैठे होते हैं वो किसके पाबंद होते हैं, वो आपके डीजीज के पाबंद होते हैं। उसके बाद 8 है इंडेमनिटी, मुआवजा। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी और अदर पर्सन exercising any power or performing any function under this act, the rule of anything which is not good faith done in intent to done under this act। उसके बाद पावर टू मेक अ रूल, तो जनाब फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन करके पावर टू मेक अ रूल करवाए। तो कौन कौन सा करता है जी, 9A in the term of condition of a service director general or other member of agency and qualification for recruitment in a various। अब डीजी के पास पावर होती है कि वो रूल मेकिंग कर सकता है या उसके साथ जो मेंबर होते हैं वो मिलके जो भी आपने नई पोस्ट या भर्तियां करनी होती उस पे जो भी लाए अमल बनाना हो वो डीजीज और उसके सबऑर्डिनेट मेंबर कर सकते हैं। उसके बाद 9B पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ एजेंसी इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पे कोई एम्बिग्यूटी हो तो उसके मेंबर जो है वो उसमें अपना फंक्शन अदा करते हैं, वो हेल्प करते हैं। 9C द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द असिस्टेंस विच एजेंसी में प्रोवाइडेड द प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, किसी भी जगह पे कोई सी भी सूबाई एजेंसी को, ठीक है, जो फेडरल एजेंसी के अंडर होती है, किसी भी बंदे को कोई इशू होगा तो वो उसको असिस्टेंस देंगे। सेक्शन 9 सब सेक्शन डी द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस एक्ट 1861 एक्ट 5 ऑफ 1861 वे शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर जनरल। तो वो जो डीजी है वो एक्सरसाइज कर सकता है। सेक्शन 9 सब सेक्शन ई द मैनर इन विच रिवार्ड में बी गिवन टू द मेंबर ऑफ एजेंसी और ऑफ द पब्लिक फॉर रेंडरिंग द कमेंडेबल सर्विस। ठीक है, तो कमेंडेबल सर्विसेज पे भी क्या करेंगे जी, आपकी आफरीन तासीन होती रहेगी। उसके बाद सेक्शन 10 है रपील का। ठीक है, तो इसमें रपील के बारे में डिस्कस किया गया। ये था आपके टोटल 10 के 10 सेक्शंस। आपने इसके सेक्शन जो है रपील का 1 देखना है। इन पाकिस्तान स्पेशल पुलिस स्टैब्लिश ऑर्डिनेंस 1948
एक्ट 8 ऑफ 1948 एंड स्पेशल पुलिस प्रोविंशियल पुलिस, ठीक है, मालगमेशन ऑर्डर 1962 पीओ नंबर 1 ऑफ द 1962 हेयर आफ्टर रेफर्ड टू द रिस्पेक्टली एज सेड ऑर्डिनेंस एज सेड ऑर्डर आर हेयर बाय रिपील्ड, ठीक है। सब सेक्शन 1, all person who were member of the special police immediate before such repeal, including the specified person, shall stand transfer to the agency and shall subject to the section 5 be entitled to the same term and condition to which they were entitled immediate before such repeal. And B में क्या कहता है, any inquiry or investigation pending with the special police immediate before such repeal shall continue to be conducted by the agency. उसके बाद सेक्शन 3 क्या है, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 3 कहता है, नॉट स्टैंडिंग विद द repeal of the said order but subject to the section 4, every specified person shall continue to be the appointed in or under the provincial police in or under which he was holding a post immediate before the commence this act. और सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, on the recommendation of the director general and with the concurrence of the provincial government concerned, the federal government may directed that such of the specified person referred to subsection 3 as may within the 30 day of the commencement of this act express their willingness to serve as under the agency shall be appointed to the post or under the agency, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 क्या कहता है, a specified person referred to the class A of subsection 2 and person in respect of whom induction an issue under the section 4 shall upon the repeal of said ordinance as the case may be the issue of the subsection cease to hold a post in or under the provincial police concerned shall be entitled to the same term and condition of the services to which he was entitled immediately before such repeal or the issue of such a डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इसका शेड्यूल है, ठीक है। शेड्यूल में मैंने बताया था कि 117 जो है वो तकरीबन है सेक्शंस हैं लॉ के जो एंटाइटल हुए हुए हैं, ठीक है, इनको आपने देखना है। उसके बाद इसमें हमने देखा क्या कि जनाब आपका जो FIA है, ठीक है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये वफाकी हुकूमत के अंडर है। वफाकी हुकूमत ने इसको चारों सूबों में इसके क्या बनाए हुए हैं, इसके रीजनल ऑफिस बनाए हुए, प्लस पुलिस स्टेशन बनाए हुए। DG इसका हेड होता है, ठीक है, और पुलिस जो है वो इनको क्या करती है, वो मदद फराम करती है कोई भी इन्होंने कार्रवाई डालनी हो तो, ठीक है। और वफाकी हुकूमत जब चाहेगी, जिस पुलिस ऑफिसर को चाहेगी वो FIA में अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। तो आपने आपसे वो क्या MCQ पूछेगा, फॉर एग्जांपल वो पूछेगा कि सेक्शन 7 डील डेलीगेशन ऑफ पावर है, या ये पूछ लेगा कि डेलीगेशन ऑफ पावर डिस्कस्ड इन विच सेक्शन, तो वो सेक्शन 7 में है, ठीक है। या आपसे ये पूछ सकता है कि जनाब आपका कोई सब सेक्शन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी डील विच सेक्शन, तो सेक्शन 5 है। ये आपने याद रखना है। एक्ट कब बना ये याद रखना है, FIA कब बनी ये याद रखना है। ये लॉज जो है इनको हल्की नज़र देख लेनी, फर्स्ट और करंट डीजीज देख लेना है। इसके MCQs इंशाल्लाह कल तक जो है कंप्लीट में बना के रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, आप उसको सुने। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा